प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो क्लास में अपन ने एक चर्चा को अधूरी छोड़ा था और वो चर्चा अपन कर रहे थे निर्णय के बारे में कि निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। तो अपन ने 6 प्रकार के निर्णयों की बात करी थी, जिसमें कि अपन ने कार्यक्रमबद्ध एवं कार्यक्रम रहित निर्णय को पढ़ लिया था और आधारभूत एवं दिनचर्या संबंधी निर्णय को भी अपन ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे अपन तीसरा पॉइंट लेते हैं कि व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय। तो जहाँ तक पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस का सवाल है, उच्च अधिशासी प्रबंधक एवं प्रबंध शास्त्री चेस्टर आई बर्नार्ड ने निर्णयों को वातावरण के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है और वो हैं व्यक्तिगत निर्णय तथा संगठनात्मक निर्णय। अब पहले अपन देख लेते हैं कि चेस्टर आई बर्नार्ड ने व्यक्तिगत निर्णय के बारे में क्या कहा है। तो पर्सनल डिसीजंस या व्यक्तिगत निर्णय चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वे निर्णय हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्थिति में रहकर किए जाते हैं। मतलब ऐसे निर्णय जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पर्सनल कैपेसिटी या व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत स्थिति में रहकर किए जाते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत निर्णय के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णय संस्था को प्रभावित तो करते हैं, मतलब जो व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं वो संस्था को डेफिनेटली प्रभावित तो करते हैं, किंतु ये निर्णय संस्था की ओर से नहीं लिए जाते हैं। मतलब ये निर्णय संस्था को प्रभावित जरूर करते हैं, पर ये निर्णय संस्था की ओर से लिए गए हैं ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अवकाश पर जाने का मन बना लेता है या निर्णय कर लेता है, या एक व्यक्ति संस्था को छोड़कर जाने का निर्णय कर लेता है, तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि अवकाश पर जाने का मन बना ले, निर्णय कर ले, या कोई व्यक्ति संस्था को छोड़कर जाने का निर्णय कर ले, तो ये निर्णय जो है उस व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है। इस निर्णय से संस्था तो प्रभावित होती है, लेकिन जो व्यक्ति ये निर्णय करता है वो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे निर्णय उस व्यक्ति के जीवन से अधिक संबंधित होते हैं तथा उसे ही अधिक प्रभावित भी करते हैं। संस्था पर उनका परोक्ष प्रभाव पड़ता है, कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन परोक्ष रूप से संस्था भी प्रभावित होती है। और ऐसे निर्णय का जो लेने का कार्य है वो सदैव वही व्यक्ति करता है जो उस निर्णय से प्रभावित होता है। ऐसे निर्णय जो हैं उनको प्रत्यायोजित या डेलीगेट नहीं किया जा सकता किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत निर्णय वो निर्णय हैं जो कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपने व्यक्तिगत स्थिति में रहकर लिए जाते हैं। और ये निर्णय संस्था को तो प्रभावित करते हैं, किंतु ये निर्णय संस्था की ओर से नहीं लिए जाते हैं। और जो व्यक्ति ये निर्णय लेता है वो इन निर्णयों को डेलीगेट या प्रत्यायोजित भी नहीं करता है। आमतौर पर वो व्यक्ति स्वयं ही इस प्रकार का निर्णय लेता है और ऐसे निर्णय उस व्यक्ति के जीवन से अधिक संबंधित होते हैं तथा उसे ही प्रभावित करते हैं। तो ये हुए पर्सनल डिसीजंस या व्यक्तिगत निर्णय। चेस्टर आई बर्नार्ड ने दूसरा बताया संगठनात्मक निर्णय। अब ये संगठनात्मक निर्णय या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस वे डिसीजंस होते हैं, वे निर्णय होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा संस्था में अपनी औपचारिक स्थिति के अंतर्गत लिए जाते हैं। मतलब ये भी डिसीजन ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था में अपनी औपचारिक स्थिति के कारण लिए जाते हैं, उसकी जो फॉर्मल पोजीशन है उस कारण से वो डिसीजन लिए जाते हैं। संस्था के प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत इस प्रकार के निर्णय या डिसीजन लेते हैं, अतः ऐसे निर्णय संस्था के निर्णय माने जाते हैं और संस्था उन निर्णयों से बाध्य होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक निर्णय वो निर्णय हैं जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था में अपनी औपचारिक स्थिति के अंतर्गत लिए जाते हैं और संस्था के प्रबंधक अपने अधिकारों के अंतर्गत ही ऐसे निर्णय लेते हैं। जो उनको अधिकार प्राप्त होते हैं संस्था में, उन अधिकारों के भीतर रहकर इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। अतः ऐसे निर्णय संस्था के निर्णय माने जाते हैं और संस्था इन निर्णयों से बाध्य भी
होती है। उदाहरण के लिए प्रबंधक संस्था के लिए क्रयादेश देते हैं। मान लीजिए कोई प्रबंधक संस्था के लिए कोई परचेज ऑर्डर देता है, कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट करता है, किसी की नियुक्ति करता है, कोई संपत्ति क्रय करने का निर्णय करता है, तो ये सब निर्णय जो है संगठनात्मक निर्णय या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कहलाते हैं। इनसे संस्था बाध्य होती है, संस्था बाइंड होती है और तृतीय पक्षकारों को भी बाध्य कर सकती है। मतलब संस्था भी इस प्रकार के लिए गए निर्णयों से बाध्य होती है और संस्था तृतीय पक्षकारों को भी इन निर्णयों से बाध्य कर सकती है। तो इन निर्णयों को हम संगठनात्मक निर्णयों के नाम से जानते हैं। तो चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार जो तीसरा क्लासिफिकेशन है डिसीजंस का, वो व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय का होता है। चौथा है नीतिगत एवं परिचालन संबंधी निर्णय। अब पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। अब कुछ विद्वानों ने निर्णयों को उनकी प्रकृति के अनुसार दो प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है, और वो है पहला अकॉर्डिंग टू द नेचर, नीतिगत निर्णय पॉलिसी डिसीजन, और दूसरा इसी में है ऑपरेटिंग डिसीजंस या परिचालन संबंधी निर्णय। अब जहाँ तक नीतिगत निर्णयों का सवाल है, हम कह सकते हैं कि नीतिगत निर्णय संस्था की आधारभूत नीतियों से संबंधित होते हैं। मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जो निर्णय संस्था की आधारभूत नीतियों, बेसिक जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनसे संबंधित होते हैं, उन्हें हम नीतिगत निर्णय के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णय अति महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो पॉलिसी डिसीजन है डेफिनेटली वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथा संपूर्ण संस्था को दीर्घकाल तक प्रभावित भी करते हैं। मतलब जो नीतिगत निर्णय हैं वो संस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इस प्रकार के जो निर्णय हैं वे संस्था को दीर्घकालीन समय तक प्रभावित भी करते हैं। ऐसे निर्णय लेने में असामान्य विवेक एवं अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। मतलब जो पॉलिसी से संबंधित डिसीजन होते हैं उनको लेने के लिए आपको असामान्य विवेक की आवश्यकता पड़ती है। विवेक तो सभी डिसीजन में चाहिए, लेकिन जहाँ तक नीतिगत निर्णयों का सवाल है, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विवेक का इस्तेमाल कर डिसीजन करना पड़ता है और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा अनुभव की जरूरत होती है। अतः ऐसे निर्णय प्रायः संस्था के उच्च प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि ये नीतिगत निर्णय जो हैं ये वैसे भी संस्था के उच्च प्रबंधकों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय हैं, और क्योंकि ये संस्था को दीर्घकाल की अवधि तक प्रभावित करते हैं, इसलिए इस प्रकार के निर्णयों को उच्च प्रबंधकों के द्वारा लिया जाना ही श्रेयकर होता है। तो नीतिगत निर्णय ये हुए जो संस्था के नीतियों के संदर्भ में, आधारभूत नीतियों के संदर्भ में लिए जाते हैं, वो नीतिगत निर्णय कहलाते हैं। दूसरा है परिचालन संबंधी निर्णय, ऑपरेटिंग डिसीजंस। तो परिचालन संबंधी निर्णय वे होते हैं जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लिए जाते हैं। मतलब नीतियां तो आपने बना दी, अब मेन मुद्दा आता है नीतियों के क्रियान्वयन का, कि नीतियों को क्रियान्वित कैसे किया जाए, हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। तो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें हम ऑपरेटिंग या परिचालन संबंधी निर्णय के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णय संस्था के मध्यवर्ती तथा परिचालन प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, और जो ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं वे डिसीजंस संस्था के जो मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग बाग हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, या ऑपरेटिंग जो प्रबंधक हैं, परिचालक प्रबंधक, उनके द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। कुल मिलाकर जो परिचालन संबंधी निर्णय हैं वो नीतिगत निर्णयों में जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जो कार्य होता है उस संदर्भ में लिए जाते हैं। एक प्रोफेसर अर्नेस्ट डेल हुए, और अर्नेस्ट डेल ने प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के निर्णयों का उल्लेख किया। अभी हम प्रकृति के आधार पर ही पढ़ रहे थे कि प्रकृति के आधार पर निर्णय नीतिगत और परिचालन निर्णय होते हैं, लेकिन अर्नेस्ट डेल ने भी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के निर्णयों का उल्लेख किया है। पहला नीतिगत, दूसरा प्रशासकीय और तीसरा कार्यकारी निर्णय। तो प्रोफेसर डेल के अनुसार नीतिगत निर्णय नीतियों के निर्धारण से संबंधित होते हैं। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि नीतिगत निर्णय संस्था की नीतियों के निर्धारण से संबंधित होते हैं, जबकि प्रशासकीय निर्णयों में उनके क्रियान्वयन का आधार तथा साधन तय करने संबंधी निर्णय सम्मिलित हैं। प्रशासकीय या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में क्या लिया जाता है? प्रशासकीय निर्णयों में आप उनके क्रियान्वयन का आधार तथा साधन तय करने संबंधी निर्णय करते हैं,
और कार्यकारी निर्णय में नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित निर्णय होते हैं। तो अर्नेस्ट डेल ने भी ये 3 प्रकार के नियम प्रकृति के आधार पर बताए हैं कि किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। तो दूसरा भी कंप्लीट हुआ, नीतिगत एवं परिचालन संबंधी निर्णय। अब तीसरे पे हम आते हैं, नियोजित एवं अनियोजित निर्णय, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजंस। अमेरिका के एक प्रबंध वैज्ञानिक हुए किलियन, R.A. किलियन ने निर्णयों को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो उन्होंने बताया कि नियोजित निर्णय और दूसरा अनियोजित निर्णय। नियोजित यानी प्लान्ड, अनियोजित यानी अनप्लान्ड डिसीजन। अब इनको भी एक बार देख लेते हैं कि नियोजित और अनियोजित निर्णय क्या होते हैं। नियोजित निर्णय का मतलब क्या है कि नियोजित निर्णय पूर्व निर्धारित विधि, नियमों एवं नीतियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। मतलब जो प्लान डिसीजंस हैं उनके लिए पहले से ही प्रोसीजर तय होता है, विधि तय होती है, उनके लिए नियम तय होते हैं और वो जो प्लान डिसीजंस है वो पॉलिसीज़ के अंतर्गत या नीतियों के अंतर्गत रहकर ही लिए जाते हैं। ये निर्णय जो है पूर्णतः तर्कों पर आधारित होते हैं या तथ्यों पर आधारित होते हैं। मतलब दीज आर द डिसीजंस विच आर टोटली बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, कि आर्ग्यूमेंट या तर्कों के आधार पर या तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं तथा इनके लिए पूर्णतः वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है। इस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए आप एक साइंटिफिक मेथड को अपनाते हैं। तो नियोजित निर्णय पूर्व नियोजित विधि, नियम और नीतियों के अंतर्गत लिए जाते हैं। ये निर्णय मूलतः तर्कों पर या तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा इनके लिए पूर्णतः वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है। अनियोजित निर्णय वे हैं जो परिस्थितियों एवं समस्याओं के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। अनियोजित मतलब अनप्लान, जिसके लिए कि कोई प्लानिंग या कोई नियोजन नहीं किया जा सकता है। ऐसे निर्णयों को हम अनियोजित निर्णय के नाम से जानते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए पहले से कोई नीति, नियम या प्रक्रिया तय नहीं की जा सकती। मतलब अनप्लान्ड डिसीजंस के लिए आप किसी प्रकार की कोई नीति या नियम या कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है। तो अनियोजित निर्णय वे हैं जो परिस्थितियों एवं समस्याओं के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं। मतलब ये टोटली सर्कमस्टेंसेस बेस्ड निर्णय होते हैं कि जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से निर्णय कर दिया जाएगा, या जिस हिसाब की समस्या होगी, समस्या को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से निर्णय किया जाएगा। इसीलिए इन निर्णयों के बारे में पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया सकता, कोई विधि, इसकी प्रोसीजर तय नहीं किया सकता। इसीलिए इनको अनप्लान्ड डिसीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरा कंप्लीट हुआ नीतिगत निर्णय एवं परिचालन संबंधी निर्णय, और चौथा भी कंप्लीट हुआ नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। अब लास्ट आ जाता है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। तो निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भी निर्णयों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब निर्णय लेने की जो है संख्या, उसके आधार पर भी हम निर्णयों का क्लासिफिकेशन या विभाजन कर सकते हैं और उनको हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है एकाकी निर्णय और दूसरा है सामूहिक निर्णय। अब एकाकी निर्णय क्या है या इंडिविजुअल निर्णय क्या होता है? तो एकाकी निर्णय का जहाँ तक सवाल है, नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति द्वारा लिए हुए निर्णय होते हैं। मतलब एकाकी निर्णय क्या है? ये एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं, एक व्यक्ति इस निर्णय को लेता है। दूसरे शब्द में, जो निर्णय किसी एक व्यक्ति या अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं वे एकाकी निर्णय होते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति या कोई एक अधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय एकाकी निर्णय कहलाता है। छोटे व्यावसायिक संगठन या संस्था के अत्यंत छोटे विभाग में दैनिक कार्यों से संबंधित निर्णय एकाकी व्यक्ति द्वारा ही लिए जाते हैं। मतलब छोटे जो संस्थान होते हैं या संस्था के किसी छोटे विभाग में दैनिक कार्यकलापों से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वे आमतौर पर एकाकी व्यक्ति द्वारा ही लिए जाते हैं। और कई बार बड़े किंतु निरंकुश प्रबंध वाली संस्थाओं में भी प्रायः एकाकी निर्णय लिए जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, संस्थाएं तो बड़ी हैं लेकिन जो उनकी प्रबंध प्रणाली है वो निरंकुश है, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट है। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है और एक होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट।
तो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है, जो संस्था का प्रबंधक होता है वो शीर्ष स्थिति में होता है और वही समस्त निर्णय करता है और उसके निर्णय जो है सभी लोगों को मान्य होते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, प्रजातांत्रिक निर्णय में सभी व्यक्ति मिल बांट कर निर्णय करते हैं, सभी व्यक्ति मिलते हैं, बैठते हैं, विचार करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पर आते हैं या निर्णय करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ी संस्था भी है लेकिन उसमें प्रबंध जो है वो निरंकुश प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत किया जाता है, तो वहाँ भी एकाकी निर्णय लिए जाते हैं। तो ये बात हुई एकाकी निर्णय की कि एकाकी निर्णय क्या होते हैं। तो एकाकी निर्णय जैसा आपको नाम से ही स्पष्ट है कि वे निर्णय हैं जो कि एक व्यक्ति या एक अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। अब जहाँ तक सामूहिक निर्णयों की बात है, ग्रुप डिसीजंस की बात हम करें तो ये ग्रुप डिसीजन या सामूहिक निर्णय वे हैं, ये व्यक्तियों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे निर्णय जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स समूह के व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं उन्हें हम सामूहिक निर्णय के नाम से जानते हैं। आधुनिक बड़े संगठनों में जो आजकल हम देख रहे हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन हैं, उनमें सामूहिक निर्णय ही लिए जाते हैं, उसमें ग्रुप डिसीजंस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, ग्रुप डिसीजन ही लिए जाते हैं। संचालक मंडल सामूहिक निर्णय के लिए ही बनाया जाता है। संचालक मंडल या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो है सामूहिक निर्णय के लिए ही बनाया जाता है। अब आमतौर पर जो कंपनियां हैं भारतवर्ष में या विदेशों में भी, तो उनका जो प्रबंध है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है और उसमें कंपनियों का प्रबंध कैसे होता है, एक संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि अंशधारियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि सामूहिक निर्णय करने का। तो ऐसे निर्णय जो व्यक्ति के समूह द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम सामूहिक निर्णय के नाम से जानते हैं। समितियों की स्थापना भी सामूहिक निर्णयों के लिए की जाती है, मतलब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अलावा आप कह सकते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा हम कह सकते हैं कई बार कमिटीज़ की स्थापना भी कर दी जाती है। तो ये कमिटीज़ भी जो है सामूहिक निर्णय के लिए ही बनाई जाती है। आजकल प्रायः बड़ी बड़ी संस्थाओं में सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था देखी जाती है। जितने भी आजकल आधुनिक बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, इन सभी संस्थानों में हम देखते हैं कि सामूहिक निर्णय लिया जाता है। नीतिगत निर्णयों में सामूहिक निर्णय अधिक लिए जाते हैं। सहभागिता के सिद्धांत को अपनाने के कारण भी इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। मतलब जो नीतिगत निर्णय होते हैं, पॉलिसी से संबंधित डिसीजन, वो भी सामूहिक आधार पर लिए जाते हैं और कई बार सहभागिता के सिद्धांत को अपनाने के कारण भी इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। सहभागिता के सिद्धांत का मतलब यह है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को भी आजकल पालना करनी पड़ती है, तो उसकी पालना करने के लिए भी हम देखते हैं कि सामूहिक निर्णय को जोर दिया जाता है। अब सामूहिक निर्णय की फायदा क्या है कि सामूहिक निर्णय जो है बहुत ठोस होते हैं, बहुत सॉलिड डिसीजन होता है और ये अधिकतर बड़े बैलेंस डिसीजन लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय के द्वारा संतुलित निर्णय लिए जाते हैं और क्योंकि बड़े बैलेंस डिसीजन होते हैं तो इनकी क्रियान्विति भी आसान होती है, इनको क्रियान्वित आसानी से किया जा सकता है। किंतु ऐसे निर्णय के दुष्प्रभावों के लिए भी किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण से डिसीजन यदि गलत हो जाता है तो किसी एक व्यक्ति को उस डिसीजन के लिए जिम्मेदार ठहराना कठिन हो जाता है। और दूसरा यह है, दोष है इसका कि सामूहिक निर्णय लेने में समय भी अधिक लगता है। जैसे अगर निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाए तो वो आसान है, कभी व्यक्ति वो निर्णय कर सकता है, लेकिन जब सामूहिक निर्णय की बात आएगी तो चूंकि सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर बैठेंगे, मिलेंगे, तभी निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में समय भी ज़्यादा लगता है और कई बार अवसर हाथ से निकल जाते हैं सामूहिक निर्णय के चक्कर में। तो सामूहिक निर्णय का फायदा ये कि इसमें ठोस निर्णय होते हैं, बैलेंस डिसीजन होते हैं और इन निर्णयों को क्रियान्वित करना भी बहुत आसान होता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि इन निर्णयों को लेने में बहुत अधिक समय लगता है और सबसे बड़ी बात कि आप किसी एक व्यक्ति को गलत निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा पाते क्योंकि निर्णय सामूहिक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक में अभी अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये टॉपिक थोड़ा सा पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था निर्णयों के प्रकार का, तो इस वीडियो में मैंने आज कंप्लीट कर दिया इसको
तो एक बार मैं पुनः थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको पिछले वीडियो से भी कुछ चीज़ें याद आ जाएं। तो निर्णयों के प्रकार को हमने 6 प्रमुख भागों में बांटा था कि निर्णय के 6 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें पहला था कार्यक्रमबद्ध एवं कार्यक्रम रहित निर्णय, प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस। दूसरा था आधारभूत तथा दिनचर्या संबंधी निर्णय, बेसिक एंड रूटीन डिसीजंस। तीसरा है व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। चौथा है नीतिगत तथा परिचालन संबंधी निर्णय, पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। पांचवा है नियोजित एवं अनियोजित निर्णय, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड डिसीजंस। छठा है एकाकी तथा सामूहिक निर्णय, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजंस, तो ये कुल 6 प्रकार अपन ने डिसीजंस के देखे कि जिस प्रकार से संस्था में निर्णय किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये निर्णयों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर में अभी अपन पिछले 2-3 वीडियो से इसको पढ़ रहे हैं, तो अपन ने ये देख लिया कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, डिसीजन मेकिंग की नेचर क्या है और डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी अपन ने देखा। और इम्पोर्टेंस के बाद अपन ने डिसीजन मेकिंग या निर्णय के प्रकारों के बारे में चर्चा करी कि निर्णय कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रकार समझ में आ गए होंगे। और निर्णय का जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, अभी इसमें 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें रह गई हैं, जैसे कि निर्णय के सिद्धांत क्या होते हैं, और निर्णय के सिद्धांतों के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है निर्णय की प्रक्रिया, कि निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कई बार एग्जाम में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर भी 20 नंबर का सवाल आया है। तो उम्मीद ये है कि अगले वीडियो में मैं आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या निर्णय प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे निर्णय किए जाते हैं। क्योंकि अपन ने निर्णय की इम्पोर्टेंस को तो जान लिया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है, लेकिन इम्पोर्टेंस के बाद ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको लिया कैसे जाता है निर्णय को, उस प्रक्रिया का आपको वर्णन करूँगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।